दोस्तों, कलेक्टर साहब ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ गुंडे की भीड़ एक बूढ़े आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। यह देख डीएम साहब अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथ में लेते हैं, जिसको देखकर सभी गुंडे डर से भाग जाते हैं। उस बूढ़े युवक के शरीर पर खूब सारी चोट आई हुई थी। उसका शरीर पूरा खून से लथपथ हो रहा था। जब डीएम साहब उस बूढ़े आदमी के पास गए और उसका चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डीएम साहब का बाप था। जी हाँ दोस्तों, यह देख डीएम साहब अपने बूढ़े पिता से कहते हैं, पापा आप और इस हालत में आखिर कैसे। दरअसल दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की, जहां पर एक सिविल इंजीनियर जिसका नाम प्रीतम था। प्रीतम की ज़िंदगी आम नहीं थी। प्रीतम ने खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह एक गरीब घर से था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जहां पर उसको उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे और दोनों साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे थे। लड़की का नाम रंजना था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि हर सच्ची मोहब्बत अक्सर आसान नहीं होती है। प्रीतम और रंजना की ज़िंदगी में भी कई मुश्किलें आई। दरअसल प्रीतम नीची जाति से था और रंजना एक ब्राह्मण परिवार से थी। इसलिए रंजना के घर वाले प्रीतम के साथ शादी करने के लिए हरगिज राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन रंजना प्रीतम को कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। और फिर वे दोनों साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। दोनों साथ में ही कोचिंग जाते थे, कॉलेज में भी साथ में ही पढ़ाई किया करते थे। और दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी कि रंजना के पेट में प्रीतम का बच्चा पनप चुका था। एक दिन रंजना रोती रोती प्रीतम को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुन प्रीतम भी शौक में आ जाता है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब वे दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। प्रीतम कहता है, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। 2 महीने बाद ही फाइनल परीक्षा थी। इंजीनियरिंग की डिग्री को पूरा करके वे दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन उधर प्रीतम और रंजना के घर वाले उन्हें दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। अपने घर वालों से भागते भागते प्रीतम और रंजना काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इसलिए उन्होंने पुलिस का प्रोटेक्शन भी लिया। इसके बाद दोनों दिल्ली आकर रहने लगे। प्रीतम, जो कि सिविल इंजीनियर बन चुका था, वह अब छोटे मोटे काम करने लगा था। धीरे धीरे उसे भी अपने काम में बढ़ोतरी मिल रही थी और उधर रंजना का बच्चा भी धीरे धीरे पेट में बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे 9 महीने बीत चुके थे। अब समय डिलीवरी का आया था। प्रीतम को फ़ोन आता है। रंजना कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो प्रीतम दौड़ा दौड़ा घर चला आता है और प्रीतम रंजना को हॉस्पिटल ले जाता है। रंजना दर्द से काफ़ी बिलबिला रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि रंजना को लाने में देरी हो चुकी है। इसके लिए अब रंजना का ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रीतम ऑपरेशन के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद रंजना का ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश रंजना का बच्चा तो बच जाता है, लेकिन रंजना नहीं बच पाती। ऑपरेशन के दौरान ही रंजना को हार्ट अटैक आता है। रंजना एक बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह देख प्रीतम विलक उठता है। उसके जीवन में एक तरफ खुशी तो आई थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी सच्ची मोहब्बत को खो दिया था। जिस लड़की के साथ उसने पूरी ज़िंदगी बिताने की सोची थी, अब वह लड़की उसे छोड़कर जा चुकी थी। भगवान कभी कभी ऐसे ऐसे न्याय कर देता है कि इंसान का फिर भगवान से भरोसे भी उठ जाता है। इसके बाद प्रीतम जैसे तैसे अपने बच्चे को संभालता है। प्रीतम अपनी माँ को बुला लेता है। अपने पास उसकी माँ अपने पोते को संभालती है और उधर प्रीतम अपनी कमाई पर ध्यान देता है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और प्रीतम को काम में काफ़ी बढ़ोतरी हासिल होती है। अब प्रीतम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा था। उसका बच्चा उसके लिए लकी साबित हो रहा था। धीरे धीरे प्रीतम लखपति और लखपति से करोड़पति बन चुका था
और उधर उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब प्रीतम का बच्चा, जिसका नाम आर्यन था, प्रीतम ने अपने बच्चे का नाम अपनी माँ के ऊपर ही रखा था। प्रीतम अपने बच्चे से खूब प्यार करता था और आर्यन भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वह हर बार अच्छे नंबर लाकर परीक्षा में पास होता था। दोनों बाप बेटे के एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे। समय आगे बढ़ता जा रहा था। समय के साथ साथ प्रीतम बुरी संगत में पड़ चुका था। उसका काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वह नशे का आदी और जुए का आदी हो चुका था। आर्यन अपने पिता को समझाता था कि पापा नशा मत करो, लेकिन प्रीतम अब नशे का आदी हो चुका था। वह समझने से भी अब समझ नहीं रहा था। धीरे धीरे आर्यन की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी और उधर प्रीतम दिन प्रतिदिन नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त हो रहा था। उसके धीरे धीरे एक एक करके सारे काम छूटते जा रहे थे और वह कर्ज के तले दबे जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। आए दिन उसके घर पर कर्ज लेने वाले आते रहते थे और प्रीतम को धमकी देकर जाते थे कि अगर तूने कर्ज नहीं दिया तो तेरे बच्चे को उठा ले जाएंगे। कई गुंडे, कई बदमाश प्रीतम को रोज़ाना धमकी देकर जाते थे और कहते थे इतने दिनों में अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे बच्चे को और तेरे को उठा ले जाएंगे। समय आगे बढ़ रहा था और स्थिति दिन प्रतिदिन और ख़राब हो चुकी थी। उधर आर्यन अपनी 12वीं की परीक्षा दे रहा था और आर्यन पढ़ाई में हमेशा से तीव्र था और वह 12वीं की परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास होता था। लेकिन एक दिन प्रीतम और आर्यन दोनों सो रहे थे, तभी बाहर कुछ गुंडे आते हैं और वे लोग घर पर हमला कर देते हैं और अंदर घुसकर प्रीतम को खूब मारते हैं और कहते हैं मुझे 24 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, वरना तेरे साथ तेरे बच्चे को भी हम मार देंगे। इसके बाद प्रीतम अपने बच्चे को कहता है कि बेटा आर्यन, मेरे पास यह पैसे हैं, ले और यहाँ से कहीं दूर चला जा और अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर तू। अगर मेरे साथ रहेगा तो यह गुंडे तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आर्यन मना कर देता है। आर्यन कहता है पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन प्रीतम कहता है कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तू समझ, तू कहीं दूर चला जा, यहाँ पर तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। हो सके तो एक दिन एक बड़ा कलेक्टर बनना और अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों वापस से मिलेंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो एक दिन मैं वापस तेरे पास लौट कर आऊँगा। लाख मना करने के बाद भी आर्यन को अपने पिता की बात माननी पड़ी। वह 5 लाख लेकर और अपना सारा सामान लेकर कोटा चला जाता है। वह आगे की पढ़ाई अपनी पूरी करता है। इसके बाद आर्यन अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। अब उसका संबंध अपने पिता से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने मन में ठान लिया था कि अब उसने अपने पिता को खो दिया है, क्योंकि उसके पिता नशे में खूब ज़्यादा लिप्त हो रहे थे। उसके पिता इतना नशा करते थे, यानी कि प्रीतम इतना नशा करता था कि अब उसके बेटे आर्यन को भी धीरे धीरे अपने पिता से नफरत हो रही थी और यही नफरत उसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया था। अब आर्यन अपनी आगे की कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। आर्यन शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज था। एक दिन उसके कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा था, जहां पर कोटा के कलेक्टर चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। वहां के कलेक्टर अपनी स्पीच दे रहे थे। उन्होंने अपने जीवन की गाथा सभी बच्चों को सुनाई। आर्यन भी कलेक्टर साहब की सारी बातें दिल से सुन रहा था। आर्यन कलेक्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया था। आर्यन ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह अब कलेक्टर की पढ़ाई करेगा और एक दिन काफ़ी अच्छा कलेक्टर बन के दिखाएगा। इसके बाद वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने लग जाता है। उसके पिता ने जो 5 लाख दिए थे, उसमें से पूरे 4 लाख अभी भी उसके पास बचे हुए थे। वह एक अच्छे कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाता है और उसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, जिसके उस दम पर उसको छात्रवृत्ति भी मिल जाती है और वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई के साथ साथ एक बार उसने अपने पिता की खूब याद आती है। वह अपने पिता को वापस ढूंढने के लिए दिल्ली के उस घर पर जाता है, लेकिन वहां उसे अपने घर पर कोई नज़र नहीं आता है। आस पड़ोस वाले से पूछने पर उसे पता चलता है कि एक दिन कुछ गुंडे आए थे, उसके पिता को उठा कर ले गए थे। उस दिन मोहल्ले में काफ़ी हल्ला हुआ था।
जिसके बाद से उस घर पर उसके पिता कभी लौट कर नहीं आए हैं और यह घर भी उसके पिता ने किसी को बेच दिया था। यह सुन आर्यन को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। इसके बाद वह दिल्ली के कई सारे इलाकों में अपने पिता को ढूंढता है, लेकिन उसके पिता नहीं मिलते हैं। वह पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता को खोजबीन भी करता है, लेकिन वहाँ भी पुलिस वाले उसकी नहीं सुनते हैं और कहते हैं तुम्हारे पिता नशे के आदी होंगे और इधर उधर ही होंगे। पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते। वह थक हार कर वापस कोटा आ जाता है और कुछ दिनों बाद वह उस बात को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लग जाता है। अब समय परीक्षा का आ रहा था। आईएएस की पहली परीक्षा का समय आ चुका था और आर्यन खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई की टेबल पर अपनी माँ की तस्वीर लगा रखी थी। उसके पिता हमेशा उसकी माँ की तारीफ किया करते थे आर्यन के सामने। आर्यन भी अपनी माँ को याद किया करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं कैसा बच्चा हूँ, मेरे आने से पहले ही मेरी माँ चली गई। मैं कितना मनहूस हूँ कि मैं जैसे ही इस दुनिया में आया मेरी माँ छिन गई, मेरे पिता भी नशे में लिप्त हो गए और आज वह भी मेरे साथ नहीं हैं। वो कभी कभी खुद को भी बहुत कोसा करता था। इस बीच उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम रानी था। रानी भी वहीं पर कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। एक रानी ही थी जो आर्यन का काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ाती थी, उसे हर समय मोटिवेट करती थी और उससे पुराने ख्यालों से बाहर लाने का कार्य भी करती थी। समय परीक्षा का आ चुका था। अब आर्यन और रानी दोनों मन लगाकर परीक्षा देते हैं और दोनों के सारे पेपर काफ़ी अच्छे गए थे। और इधर रिजल्ट का समय आया और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों ने काफ़ी नंबर लाकर अपनी परीक्षा पास की। सबसे ज़्यादा नंबर तो आर्यन लाया था, लेकिन अभी तो केवल यह शुरुआत थी। आगे उनकी पूरी इम्तिहान की घड़ियां बाकी थी। समय आगे बढ़ता है और दोनों दूसरी परीक्षा भी पास कर लेते हैं और तीसरी परीक्षा की जब बारी आती है तब रानी आर्यन को कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगते हो। यह सुनकर आर्यन भावुक हो जाता है और रानी से कहता है कि मुझे कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला है। मैं हमेशा से अपनी दादी के पास रहा करता था। मेरे पापा काम धंधा किया करते और कभी वह मुझे अच्छे से प्रेम नहीं करते थे और वह भी नशे में लिप्त हो गए थे। धीरे धीरे मैं हमेशा अपनी दादी के पास रहा, लेकिन थोड़े साल बाद मेरी दादी की भी मृत्यु हो गई थी। हमेशा से मैं अकेला ही रहा। मुझे न कभी माँ का प्यार मिला अच्छे से और ना ही बाप का प्यार मिला। यह सुन रानी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हम आगे जाकर दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे। यह सुनकर उसे अपने माता और पिता की याद आती है। आर्यन रानी से कहता है कि मेरे माता पिता भी कॉलेज में ही थे जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उन्होंने भागकर शादी करी थी, लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी माँ चली गई। रानी कहती है कि चिंता मत करो, हमारी ज़िंदगी और अच्छी होगी और मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ का भी प्यार दूंगी, कभी तुम्हारी माँ की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद दोनों अपनी पढ़ाई वापस शुरू करते हैं और कुछ समय बाद आर्यन भी रानी को प्रपोज कर देता है। अब फाइनल परीक्षा की बारी आ चुकी थी। उस परीक्षा में आर्यन काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी उस परीक्षा में पास नहीं हो पाती है। रानी दुखी तो थी, लेकिन आर्यन पास हो गया था उसके लिए बहुत खुश भी थी। आर्यन रानी से कहता है कि मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ, लेकिन रानी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अगले अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगी, अभी तो और समय बाकी है। लेकिन अब तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम केवल एक कदम दूर हो कलेक्टर बनने के और तुम्हें कलेक्टर बनना ही है। जैसे ही तुम कलेक्टर बनोगे हम दोनों शादी कर लेंगे। अपनी मम्मी पापा से मैं तुम्हें मिलाऊंगी, लेकिन तुम कलेक्टर बन जाओ पहले, इसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू में आर्यन से काफ़ी सवाल किए जाते हैं और सारे सवाल के जवाब आर्यन काफ़ी अच्छे से देता है और इंटरव्यू में भी आर्यन काफ़ी अच्छे नंबर लाकर कलेक्टर बन जाता है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो रानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रानी आर्यन को गले लगा लेती है और दोनों गले लगाकर खूब रोने लगते हैं।
यह संघर्ष की जो कहानी थी अब लगभग लगभग खत्म हो चुकी थी। अब आर्यन कलेक्टर बन चुका था। इसके बाद रानी अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी थी, लेकिन उससे पहले रानी और आर्यन दोनों मिलकर रानी के घर जाते हैं और उसके घर वाले भी मान जाते हैं शादी के लिए, क्योंकि कोई कलेक्टर से अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगा। इसके बाद रानी और आर्यन की शादी होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी कलेक्टर नहीं बन पाती है। अब वह आर्यन का हमेशा साथ देती है। आर्यन अब कलेक्टर के पद पर नियुक्त हो चुका था। कुछ साल उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के विदिशा में थी और उसके बाद उसकी पोस्टिंग भोपाल जिले में होने वाली थी, जहां पर वह अपना पद ग्रहण करता है। वह हमेशा अपनी डेस्क पर यानी अपनी कलेक्टर की टेबल पर अपनी माँ और अपनी पत्नी का दोनों का फ़ोटो हमेशा लगा के रखता है, क्योंकि एक ने उसे जन्म दिया और दूसरी ने उसे हर पल साथ दिया। रानी के आने के बाद से आर्यन को अपने पिता की याद भी नहीं आती थी। एक दिन आर्यन अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर लौट रहा था। वह रास्ते से अपनी पत्नी के लिए जलेबी लेता है। जलेबी कहीं ठंडी ना हो जाए, इसके लिए आर्यन अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर थोड़ी जल्दी चलाना। तो ड्राइवर भी जल्दी करता है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गुंडों की भीड़ एक आदमी को पीट रही थी। यह देखकर आर्यन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और गुंडों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे भागते नहीं हैं बल्कि उस आदमी को पीटते जाते हैं। यह देखकर वह अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकालता है और हवा में फायरिंग करता है, जिसके बाद सभी गुंडे भाग जाते हैं। कोई रुकता तक नहीं है, सभी दुम दबाकर भाग जाते हैं। उसके बाद वह आदमी, उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई थी, काफ़ी खून बह रहा था। जब कलेक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि प्रीतम था, यानी कि आर्यन का पिता था। आर्यन अपने पिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है और कहता है, पापा आप। अब तब प्रीतम काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में था। वह आर्यन को देखकर मुस्कुराने लगा। इसके बाद अपने पिता को अस्पताल ले जाता है, जहां इसका इलाज किया जाता है। इसके बाद प्रीतम अपने बेटे को कहता है, बेटा तू कलेक्टर बन गया। आर्यन कहता है, हाँ पापा मैं कलेक्टर बन गया। मैंने आपको ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन आप नहीं मिले थे। मैंने आपको काफ़ी तलाश किया, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। इसके बाद प्रीतम कहता है कि हाँ बेटा, मैं ही तुमसे दूरी बना चुका था। आर्यन के पूछने पर प्रीतम कहता है कि बेटा, मैंने तुमसे इसलिए दूरी बनाई थी क्योंकि मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर, तुम्हारी ज़िंदगी पर इसका असर पड़े। और देखो, मैं दूर गया तो आज तुम कलेक्टर बन गए। इसके बाद आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पापा वह गुंडे आपको मार क्यों रहे थे और आखिर वह गुंडे कौन थे? तो प्रीतम ने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने मुझे उधार दिया था। मैं इनका उधार नहीं चुका पा रहा हूँ, इसके लिए वह लोग मुझे मार रहे हैं और पीट रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर साहब अपने पिता का इलाज करवाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। रानी आर्यन के पिता को देखकर काफ़ी खुश होती है। आर्यन कहता है, पापा यह मेरी पत्नी है। और इसके बाद प्रीतम आर्यन के साथ ही रहने लग जाता है। आर्यन अपने पिता को मारने वाले एक एक गुंडे की तलाश करता है और उनका रिमांड लेता है और अपना सारा कर्जा यानी कि प्रीतम का सारा कर्जा भी वह चुका देता है। अब आर्यन के पिता प्रीतम धीरे धीरे सुधर रहे थे और उन्हें नशा भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों, यह घटना से आपको क्या सीख मिलती है? शुरुआत इस घटना की जिस स्थिति में हुई थी और अंत जिस स्थिति में हुआ है, उससे आपको क्या सीख मिली? कमेंट